नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे आज जो ट्रेड यूनियन का और साम्यवादी दल के बारे में। ये श्रृंखला की अगली वीडियो है और हम अपने मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे जिनको ज़रूरत होगी, जिनको बहुत लोगों को इससे लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं। ट्रेड यूनियन आपका और साम्यवादी दल। तो क्या होता है कि वीपी वाडिया, लिखा है वीपी वाडिया जो थे, इनके नेतृत्व में 1918 में मद्रास में मजदूर संघ की मतलब जो स्थापना हुई है, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ था। मद्रास मजदूर संघ में भारत में पहला आधुनिक मजदूर संघ था और इसके शीघ्र बाद ही बम्बई में 2 और कलकत्ता में 1 भारतीय नाविक संघ की स्थापना हुई थी और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। इतना ये प्रभावी था। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर मिल एसोसिएशन 1918 में आपका महात्मा गांधी, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी 1918 में। फिर भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारत में ऑल इंडिया भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो की थी एम.एन. जोशी ने की थी। 1920 में बम्बई में एन.एम. जोशी ने की थी। ठीक है। और इसका जो सरदार पटेल साहब का जो 31 अक्टूबर वाला डेट है, जिस दिन एकता दिवस मनाते हैं, उसी दिन ये स्थापित हुआ था 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में। ठीक। इसकी स्थापना का कारण क्या था, अब ये पूछता है। तो 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, तो ये इसका स्थापना हुआ था। इसीलिए भारत में श्रमिकों ने आपस में मिलकर ही तो संगठित होने का फैसला लिया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष पूछता है तो लाला लाजपत राय रहते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और प्रधानमंत्री दीवान चमन लाल जी थे। अभी हम आगे जोसेफ जो बैप्टिस्टा हैं, इनके बारे में बताया था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये कौन थे, किस संगठन के और ये उपाध्यक्ष थे। प्रथम विभाजन 1929 में इसमें होता है। ठीक। क्या होता है कि नागपुर अधिवेशन 1929 में इसका पहली बार विभाजन होता है। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जो कानपुर अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। नेहरू की रिपोर्ट की आलोचना हुई थी। तो कम्युनिस्ट जो थे इंटरनेशनल, ठीक है, तो ये यहाँ विभाजन हो जाता है और एन.एम. जोशी और बी.वी. गिरी मिलके आपका ये इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कर देते हैं 1929 में। ठीक। फिर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में होती है। लेनिन और आपका बोल्शेविक पार्टी जो थी उसमें किया था। और क्या हुआ था कि लेनिन ने लेनिन के क्या है कि याद नहीं आ रहा। हाँ, एमएन राय को लेनिन ने निमंत्रण दिया था, मॉस्को बुलाया था, तो ये गए थे उसके निमंत्रण पे। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के ये सदस्य बने थे। तो ये प्रथम भारतीय थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे, एमएन राय। ठीक। देखा है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रथम भारतीय सदस्य बने एमएन राय। कानपुर षड्यंत्र 1924 में होता है। एमएन राय, डांगे, मुजफ्फर उस्मानी, शौकत अली, इन लोगों को बंदी बना मतलब क्या करते हैं, उसे जेल में बंद कर दिया गया था। अब इसकी स्टोरी ये है कि कम्युनिस्ट आंदोलन का जो शक्ति थी ये ज़्यादा मतलब आगे बढ़ गई थी। इनके प्रदर्शन अच्छे खासे बढ़ गए थे। तो कानपुर में एक षड्यंत्र का आधार बनाकर जितने कम्युनिस्ट थे उन पर मुकदमा चला था। और यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। जो अंग्रेजी सरकार थी 1924 में, तो इनको एमएन राय जो बताए हैं, और श्रीपाद डांगे हैं, मुजफ्फर अहमद हैं, और फिर उस्मानी जी हैं, शौकत हुसैन है, रामचरण लाल शर्मा है, सिंगार वेलू चेट्टियार। कानपुर में मुकदमा चलाया गया। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे और इसका उद्देश्य था भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करना। पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा
भी साम्यवादी नेताओं के विरुद्ध था। याद रखिए, पेशावर षड्यंत्र और मेरठ षड्यंत्र, ये दोनों जो षड्यंत्र हैं आपके इन्हीं लोग के, इन्हीं मतलब साम्यवादियों के। आगे देखते हैं, ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण कितना पूछता है तो 26 से 39 तक रहता है, 26 से 39 तक। आगे, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये 1940 में एम.एन. राय इसकी स्थापना करते हैं। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1934 में इसकी स्थापना होती है। तो हमने देखा कि रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये 1934 में होती है और सोमेंद्रनाथ टैगोर जी करते हैं और सीपीआई से टूटकर बनती है। यह पार्टी सीपीआई से टूटकर बनती है। ठीक, सीपीआई की स्थापना 1920 में ताशकंद में करते हैं, एम.एन. राय करते हैं। जब उनको बुलावा मिलता था गए थे तो वहीं पे, फिर उसके बाद वहाँ ताशकंद जाते हैं वो 1920 में, तो वहीं स्थापना करते हैं। फिर मेरठ षड्यंत्र पूछता है तो आपका ये आपका मेरठ षड्यंत्र है 1929 से 1933 तक। ठीक, मेरठ षड्यंत्र। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम क्या मित्रों कि हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन 1923 में होता है। तो ये लिखा है यहाँ पे कि 1919 में जो केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव का बहिष्कार का मतलब निर्देश दिया था गांधी जी ने, कांग्रेस को दिया था। अब इसका क्या था कि 1919 में भारत शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। तो केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस ने गांधी जी के निर्देशानुसार बहिष्कार आपका किया था। ठीक, तो 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिए थे। अब होता यह है कि जब आंदोलन की समाप्ति हो जाती है तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं सब 22 में, चौरी चौरा कांड के बाद 10 मार्च को। तो पूरे देश में जो वातावरण था वो निराशा का हो गया पूरा। फिर ऐसी स्थिति आई कि जो मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास, इन्होंने नए विचारधारा का जन्म लिया और जन्म दिया इन्होंने। फिर उसके बाद क्या है कि मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने कांग्रेस थी वो इनको मतलब इन्होंने कहा कि विचार दिया कि विधानमंडलों में प्रवेश करके अंदर से लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा विचार प्रस्तुत किया और 2023 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई थी। परंतु 2022 में जो कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है और बहुमत से इस योजना को अस्वीकार कर देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो 2022 में आपका गया अधिवेशन होता है कांग्रेस का और ये लोग अस्वीकार कर देते हैं। इसमें चित्तरंजन दास जबकि अध्यक्ष थे, फिर इन्होंने ये इस्तीफा दे देते हैं। मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और आपका अध्यक्ष बनते हैं महासचिव मोतीलाल नेहरू। ये लोग स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक, चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया और 1930 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था चुनाव के माध्यम से काउंसिलिंग के भीतर प्रवेश कर उन्हें काम न करने देने के लिए 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना था। सी आर दास अभी आपका स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, मोतीलाल नेहरू सचिव बनते हैं, हमने देख लिया ये। और जो श्रीनिवास अयंगर हैं इसके बाद जो आते हैं, आगे देखते हैं, फिर पढ़ लेते फिर आगे देखते हैं। फिर इसी का ये जो इन लोगों का ये नीति थी, इसका इतनी सफलता हुई कि 1925 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल में विट्ठल भाई पटेल आपके क्या बनते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष बनते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के। फिर इनको चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहते हैं और इन्होंने ही अलीपुर बम कांड हुआ था जिसमें अरविंद घोष पकड़े गए थे। 33 की 34 जो अभियुक्त गिरफ्तार थे, इनके अरविंद घोष के भाई भी उसी में थे। तो इनका चुनाव जो केस लड़ा था 1908 में चित्तरंजन दास ने लड़ा था, इन्होंने बचाया ही था। फिर स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, ये चित्तरंजन दास जी कहते थे। इनका उपनाम देश बंधु था। फिर 1900 तो होता है कि 1922 में
इंडिपेंडेंट पार्टी मदन मोहन मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू जी 16 दिसंबर 1922 को इन्होंने निर्णय लिया कि इस पार्टी की स्थापना की। फिर और आपका हिंदू महासभा जो थी, इसके जो संस्थापक थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना का कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना और आपका काउंसिल में काम करने को अवरुद्ध करने का जो विचार था उसके लिए। ठीक। फिर उसके बाद जो NC केलकर लिखा है ना, ये NC केलकर ये स्वराज दल के प्रमुख नेता थे ये। ठीक। फिर स्वराज दल में अन्य श्रीनिवास अयंगर, विट्ठल भाई पटेल शामिल थे। फिर उसके बाद आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें स्वराज दल को जो समर्थन था जिन्ना का था और मदन मोहन मालवीय जी का था। कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की निंदा पर आपका जो उत्तरवादी थे, लिबरल जितने लोग थे, ये कांग्रेस को छोड़ के इन्होंने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसमें थे, इन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। तो हम अब देखेंगे साइमन कमीशन जो 1927 में गठित हुआ था, 1928 में भारत आया था, इसके बारे में। 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 10 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा हेतु संवैधानिक जो आयोग का गठन का प्रावधान था। आयोग को यह देखना था कि अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल हुआ। फिर उत्तरदायी शासन जो मतलब कि इसकी दिशा में प्रगति के लिए नवंबर 1927 में ये जो साइमन कमीशन, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की गठन हुई। इसका नाम जैसे भारतीय सांविधिक आयोग भी कहते हैं इसे। इसकी नियुक्ति जो थी कंजर्वेटिव पार्टी का था, ये स्टैनली बाल्डविन, कंजर्वेटिव ब्रिटिश प्रधानमंत्री था ये, स्टैनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। जॉन साइमन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक। और इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, भारतीय इसमें सदस्य नहीं थे, इसलिए भारतीयों ने इसे श्वेत कमीशन कहा था और इसका बहिष्कार किया और बहुत जमकर विरोध किया। और इतना विरोध किया कि अपने लाला लाजपत राय जी बेचारे लाठीचार्ज में अपने मतलब शहीद भी हो गए। ठीक। तो अब देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में दिसंबर 1927 में इसका विरोध का निर्णय लिया था। ठीक। और अब जो हम लोग ये पूरी कहानी बताएं, 1919 में प्रगति के लिए तैयार किया गया उत्तरदायी 3 फरवरी 1927 को यह बम्बई पहुंचा था। मतलब यह नवंबर 1927 में गठित होता है और 3 फरवरी 1900 डेट पूछा हुआ है, 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है। ठीक। तो फिर जब कांग्रेस ने मद्रास अधिवेशन में विरोध का निर्णय लिया तो जो 3 फरवरी की डेट आती है 1928 में जब बम्बई पहुंचता है तो पूरे देश में हड़ताल मतलब किया जाता है। फिर कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ पूर्ण हड़ताल की गई, मतलब एकदम कि उनको दिखाना था कि हम मतलब दिल से विरोध कर रहे हैं और ये नहीं कि मतलब जनता एकदम रोड पे उतर गई। फिर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, जुलूस निकाले गए। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध का जो जुलूस का नेतृत्व उस समय लाला लाजपत राय कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय जी गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस द्वारा इस बर्बरतापूर्ण पिटाई के कारण बेचारे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। तो अब देखते हैं साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में देख लिया हम लोग 1928 में आपका रिपोर्ट आई, विरोध करने के लिए पारित किए। फिर आपका नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, उनके सुपुत्र। ठीक है। थोड़ा सा लाला लाजपत राय जी के बारे में जानते हैं कि ये 65 में इनकी जन्म उनका होता है। गांधी जी से बड़े थे ये 4 साल। गांधी जी का 69 में जन्म होता है। ये पंजाब के मतलब सबसे मतलब प्रमुख राजनेता थे और ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था पंजाब से, पूरे देश में इन्होंने, और ये पंजाब केसरी की उपाधि ने दी जाती है। और साइमन कमीशन फिर आ जाते हैं। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो समिति गठित की गई थी उसमें हम लोग देख लिए कि सर्वदलीय समिति में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और आपका सचिव जवाहरलाल नेहरू।
फिर 2 मुस्लिम सहित कुल 9 इस समिति में सदस्य थे। इसमें लिखा नहीं है लेकिन याद रखिएगा 2 मुस्लिम थे उसमें, कुल 9 थे। ठीक, तो जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो इसमें क्या होता है कि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट या इसे अधिराज्य कहते हैं का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आपका आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, लेकिन साथ ही ये क्या हुआ था कि प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता का अधिकार सहित मौलिक अधिकार का भी इसमें प्रावधान था। इसमें सारा में देखिए लिखा डोमिनियन स्टेट, इनके स्थान पे इन्होंने मांगना था अधिराज्य का दर्जा। ये आपके फंडामेंटल राइट के मांग की गई थी। 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी मिलके क्या कहते हैं कि स्थापित करते हैं। ये लोग डोमिनिकन स्टेट के मतलब इससे आगे जाके इसके स्थान पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि साइमन कमीशन में उदारवादी दल का सदस्य कौन था, तो लिबरल था यही सान जैमन। ठीक है, ये उदारवादी दल का था जो अध्यक्ष था। और जो ये क्लेमेंट एटली था ये श्रमिक दल का प्रधानमंत्री था 1947-48 में जब बनता है तब, जो लिखा है। फिर ये क्वेश्चन ये भी पूछा है किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में भारतीयों को मतलब कमीशन से बाहर रखा गया था, तो इरविन 1926 में आपका वायसराय बन के रहता है, 1931 तक रहता है। देखिए वायसराय का क्रम याद रखना चाहिए, जैसे मैंने भी याद किया, आप भी याद कर सकते हैं, सारे याद हैं। जैसे आपके 1900 अगर 5 से लेते हैं तो 5 से 10 तक आपका मिंटो है, फिर आपका 10 से 16 तक आपका चेम्सफोर्ड आता है, हार्डिंग आता है, हार्डिंग से द्वितीय है। फिर उसके बाद 16 के बाद 16 से 21 तक आता है आपका चेम्सफोर्ड, 21 से आपका 26 तक रहता है रीडिंग। ये पहला आपका पारसी नहीं सॉरी ये रीडिंग है जो यहूदी है, पहला यहूदी वायसराय था। अब फिर 26 से 31 तक आपका ये रहता है इरविन, 31 के बाद 36 तक रहता है वेलिंगटन, 36 से 43 तक रहता है आपका लिथगो, उसके बाद आता है क्लेमेंट एटली, माउंटबेटन। देखते हैं कि साइमन की सिफारिश संघीय भावना की संतुष्टि। ठीक है, प्रांतीय क्षेत्रों में देश शासन की जो मतलब लगा है इसको प्रतिस्थापित कर उत्तरदायी सरकार के किया था इसने। फिर सर्वप्रथम अगर पूछता है डोमिनियन स्टेट की मांग कौन करता है, तो मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, देवराय सप्रू, एम.आर. जयकर नेहरू रिपोर्ट में समिति के शामिल थे। लेकिन बाद में नेहरू जी ही इस जो जवाहरलाल नेहरू थे अपने पिता की रिपोर्ट का विरोध करते हैं। नेहरू रिपोर्ट की मांग क्या क्या थी, तो वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो बताएं अभी, धर्म का हर एक प्रकार से राज्य से अलगाव। 14 सूत्री मांग आपका नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना देता है 1929 में, ये लिखा है यहाँ पे 1929 में मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन होता है उसमें। ठीक, आगे देखते हैं कि इरविन के समक्ष 11 मांगे और लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, ये अगला चैप्टर है, उसको देखते हैं। तो देखते हैं कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता मौलाना हसरत मोहानी जी करते हैं, क्योंकि चित्तरंजन दास जी जेल में जाते हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बनना था तो उनकी जगह पे ये करते हैं। फिर ये सारा देख लेते हैं हम, ये अध्यक्षता ये करते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग, थोड़ा सा पूरा माहौल बनाते हैं कि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन का मौलाना हसरत मोहानी प्रस्तावित किया गया, क्योंकि जो स्वराज को सभी प्रकार का, जो ये हसरत मोहानी जी थे, इन्होंने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। कांग्रेस का इसको लक्ष्य भी माना जाए। 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता करना था सियारदास जी को, लेकिन वे जेल में थे, इस कारण हकीम अजमल खान जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो फिर
कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन आता है, फिर ये यहाँ से देखते हैं, ये पूरा हम लोग ऊपर पढ़ लिए। ये कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता ये है कि ब्रिटिश सरकार को ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए जन आंदोलन का सामना करे। ये अल्टीमेटम कांग्रेस द्वारा दिया गया, तो यह जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। इस स्थिति में दिसंबर आपका 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आपका क्या शुरू होता है, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को घंटा बजाकर कांग्रेस का घंटा बजा और कांग्रेस अध्यक्ष जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस इसी रूप में मनाई जाती है। अब इस कहानी को हम लोग जान लिए, हम यहाँ जानते हैं 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, सारा हम लोग पढ़ लिए। फिर ये उसका अधिवेशन है लाहौर का 1929 में। तो गोल मेज से कोई लाभ नहीं, स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज मांगा इन्होंने। ये लाहौर का आपका अधिवेशन हुआ, नेहरू की रिपोर्ट योजना समाप्त हो गई और उचित समय पर कांग्रेस ने सब काम किया था। ये सब हो गया, हमने देख लिया। अब क्या हुआ, स्वतंत्रता का पहली बार नवग्रहित तिरंगा कब फहराया गया, तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प नहीं था पूछता है, तो अस्पृश्यता आंदोलन, ये क्वेश्चन पूछा था। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में धुंधला हो गया है, तो इसको थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा, आगे की कहानी आपको पूरी समझ में आएगी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। यह 12 मार्च को शुरू होता है और 6 मार्च को ख़त्म होती है जो दांडी यात्रा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। अभी समझाते हैं भैया। तो गांधी जी का नमक यात्रा को नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की यात्रा का किसने संज्ञा दी थी, तो अपने सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक हुई। महात्मा गांधी को इस आंदोलन को सौंपा गया। ठीक, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू करते हैं और उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच करते हैं, प्रस्थान करते हैं। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से मतलब ये वहाँ जला के नमक नहीं बनाए थे, मतलब नमक को छू दिया था, तो सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया था। मतलब कि उस समय एकाधिकार था ना सरकार का नमक बनाने का, तो कोई अगर गैर नागरिक नमक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, छू देता है, तो वो कानून का उल्लंघन हुआ। तो नमक कानून को तोड़ दिया गांधी जी ने, छू दिया कि हम बनाएंगे, तो वो उनके छूने से अब वो कानून का उल्लंघन हुआ, तो पूरे देश में वही माहौल बना, क्रांति बनी, अलग अलग जगहों पे ऐसे ही सत्याग्रह हुए। तो उन्होंने औपचारिक रूप से, देखिए क्या होता है सविनय अवज्ञा, मतलब प्यार से किसी को झगड़ा भी ना किए अवज्ञा करना, सविनय अवज्ञा। तो अब जो ये 12 मार्च को शुरू होता है वो दांडी यात्रा होती है, और 6 अप्रैल को जब गांधी जी नमक को छू के उल्लंघन करते हैं कानून का, तो अवज्ञा करते हैं, तो उसे ही कहते हैं सविनय अवज्ञा। मतलब विनम्र तरीके से आपके चीज़ों का, आपके कानून का उल्लंघन, उसे कहते हैं सविनय अवज्ञा। ठीक, 6 अप्रैल को शुरू होता है ये। 12 मार्च को हमेशा याद रखिएगा कि दांडी मार्च शुरू होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो वही है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस जो अभियान की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस के की अभियान से की थी। और एक अंग्रेजी समाचार के संवाददाता थे, वो क्या नाम है उसका, ब्रेल्सफोर्ड था, उसने मजाक उड़ाया था, कहा था क्या सम्राट को एक केतली के पानी में उबाल के हराया जा सकता है।
और एक और था, आगे देखते हैं, हो सकता मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। तमिलनाडु में तंजौर तट पर राजगोपालचारी तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक ये गांधी जी के समय ही उस समय कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक, महात्मा गांधी को सोलापुर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर आपका धरसड़ा गोदाम पर धावा में सबसे पहला गिरफ्तार 5 मई 1930 को महात्मा गांधी के स्थान पर अब्बास तैयब जी नेता बने थे। अब जब इनके बाद अब्बास तैयब जी के बाद तीसरे नंबर पे आती हैं सरोजिनी नायडू जी। धरसड़ा अटैक सरोजिनी नायडू 21 मई 21 मई को 1930 में ये जाती हैं, इनको भी गिरफ्तार करते हैं। मतलब गांधी जी नेतृत्व करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जब वो जेल में जाते हैं तो कौन करता है, ये अब्बास तैयब अली जी ये करते हैं। जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं तो सरोजिनी नायडू करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अमेरिकी पत्रकार बे मिलर थे, ये इन्होंने वर्णन किया है, देख ही लेते हैं इसको। और ऊपर हम लोग जो देखे थे इनका राजगोपालचारी जी का, ये क्या है कि तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्य तक नमक यात्रा करते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं कि गांधी जी क्या कहते हैं इसके बारे में। गांधी जी कहते थे कि जो इतने विदेशी पत्रकार थे सबको संबोधित करते हुए, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ठीक है, फिर अब सरोजिनी नायडू का घटना हो गया, और जो उस समय जो पत्रकार था बे मिलर था, सारी घटनाओं को लिखा था। ठीक, अब आगे देखते हैं। उत्तरी, ये लिखा है NWFP, मतलब आपका कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में यहाँ पे संगठन स्थापित हुआ, इन्होंने किया, और इन्हें लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये लाल कुर्ती संगठन जो था, ये पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन संगठित किया। श्रमजीवियों को हालत के सुधार की मांग की, और जो मुसलमान ने खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पेशावर गढ़वाल रेजिमेंट में सिपाहियों में जो थे चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। आगे देखते हैं, सब मिलेगा। पेशावर में गढ़वाली रेजिमेंट चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। फिर आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में मणिपुर में आपकी जनजातियों भी सक्रिय भागीदारी रूप से लिए इसमें या, और इसमें नागा जनजाति की महिला गैरिनल्लू थी, और इन्हें ही इसे जिया तरंग आंदोलन कहा जाता था। वहाँ पे जिया तरंग, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन। फिर इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्यक्रम हरिजनोत्थान सक्रिय किया। इसके बाद मतलब ये जब आंदोलन असफल रहा तो गांधी जी ने सारे आंदोलन को बंद करके जितने हरिजन थे उनके उत्थान के लिए सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा पीछे हट गए, और इन्होंने हरिजन के उत्थान के लिए काम किया। 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग और हरिजन साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी महात्मा गांधी ने। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ से क्लीन है। दांडी यात्रा, वही साबरमती आश्रम से दांडी 385 किलोमीटर। फिर आगे आपका है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा किस राज्य की सर्वाधिक सत्याग्रही थे, तो गुजरात के 31 थे। ठीक, और आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 8 लोग थे। कितने थे उत्तर प्रदेश के? 8 थे। नमक आंदोलन में जो भागीदार थे, सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये महिलाएं थी। महिलाओं में सर्वाधिक भागीदार नमक सत्याग्रह में, भारत छोड़ो आंदोलन में उसके बाद। ठीक, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी से 6 अप्रैल, मतलब 6 अप्रैल, वही हम जब बताए हैं, कानून तोड़कर किया गया था। ये लिखा ना, ये मैंने इसीलिए लिख रखा है कि 12 मार्च से नहीं। वो बात वही हुई, अवज्ञा मतलब कि किसी का कानून तोड़ के, वहाँ तो दांडी मार्च शुरू हुआ था।
गांधी जी ने नमक नहीं बनाया था, एक मुट्ठी हाथ में नमक उठाया था और उसके बाद कानून तोड़ दिया था। और यात्रा पूरी तरह से पैदल चल के हुई थी। ठीक। दर्शना गोदाम पर हमले के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे पहली बार गिरफ्तार हुए थे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी ने विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था तो वो वेब मिलर था। 1929 में अंग्रेजी, यहाँ से देखते रहिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था तो वही बीरचंद गढ़वाली जी थे। ये गोली चलाने से मना कर दिए थे। जिया तरंग आंदोलन ये मणिपुर में हुआ था। गैडी नल्लू जी ने इसके नेतृत्व किया था। ठीक, आगे देखते हैं। तो अब गांधी इरविन समझौता देखते हैं। यह 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक, दिल्ली समझौता भी इसे कहते हैं। और आपका इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की स्वीकृति बन जाती है। युद्ध में जो बंदी थे वो रिहा हो जाते हैं। शांतिपूर्ण धरना के लिए छूट मिल जाती है। तटीय प्रदेशों को बिना कर दिए नमक बनाने की छूट मिल जाती है। ठीक, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता है। अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जब ये प्रचंड रूप पकड़ लिया था तो इरविन ने देश में सौहार्द का मतलब ठंडा वातावरण बनाने के लिए क्या किया कि 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर इनके प्रयत्नों से गांधी जी और इरविन के मध्य वही फरवरी में 5 फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता प्रारंभ हुई। अब 5 मार्च 1931 के मध्य एक समझौता हुआ जो गांधी इरविन समझौता के नाम से प्रसिद्ध है। और इस समझौते में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दोनों को महात्मा का उपाधि दी, मतलब बोला कि महात्मा की संज्ञा दी। और गांधी इरविन समझौता के अनुसार गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना था, जो ऊपर देखें ब्रैकेट में लिखा था। फिर सभी युद्धबंदियों को छोड़ना और जो युद्धबंदी थे जो हिंसा के आरोप जिन पे नहीं था उन्हीं को छोड़ना था, क्योंकि भगत सिंह जी थे, सुखदेव राजगुरु जी की उसी समय फांसी हुई थी, तो ये लोग हिंसा के आरोप में पकड़े गए थे, तो इसलिए इन लोगों को फांसी हो गई, याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, समुद्री तटीय देशों और प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। अब कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार करना, परंतु इस समझौते में जनता को निराश क्यों किया? क्योंकि वही जो बताएं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी न दी जाने की जनता की मांग जो थी वो सम्मिलित नहीं की गई थी। इरविन के जीवनीकार में वो था, क्या नाम उसका है, पहले ये देख ही लेते हैं, पूरा बता ही देते हैं कि इरविन का एक जीवनीकार था, वो कैंपबेल जॉनसन था। वो गांधी और इरविन समझौते को क्या कहता है कि गांधी को लाभों के सांत्वना का पुरस्कार और इरविन को एकमात्र आत्मसमर्पण के बीच के लिए सहमत होने को कहा था। ठीक, तो यही गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को रिहा कर देता है और तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर इन्हीं के प्रयास से मीटिंग होती है। फरवरी में पहली बार मीटिंग होती है, मार्च में समझौता हो जाता है। और इस समझौते में वही जो बताए हैं, कैंपबेल लिखता है सांत्वना का पुरस्कार और 2 महात्माओं का उपाधि संज्ञा देती है सरोजिनी नायडू। अब कांग्रेस का आपका कराची अधिवेशन होता है, ये भी देख लेते हैं, छोटा सा है। देखिए तारीख मिलाने को देता है, तो आप तारीख ही सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या सुनेंगे। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जी अपने आप को गोली मार। तो ये अगली वीडियो में देखते हैं हम। ठीक है, यहीं से देखते हैं, बहुत लंबी वीडियो 35 मिनट की हो गई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। और आपने जितना भी आपको इससे ज़रूरत हो उसकी पूर्ति होगी। मैं पूरी भरपूर कोशिश करूँगा कि जितने मेरे पास नोट्स हैं सारी का रिवीजन का नोट्स बनाऊँ वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।